हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। किसने कहा है? N.A. पालकीवाला ने। किसको? प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र। नेक्स्ट है पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर। प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु ये क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना के तत्व 4 मूल तत्व है इसके। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत। इसमें प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा, भारत की प्रकृति। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा है संविधान के उद्देश्य। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। चौथा है संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में मुख्य शब्द संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। पहला है संप्रभुता। इस शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। यह अपने मामलों का निस्तारण करने में स्वतंत्र है, आंतरिक या बाहरी दोनों ही। दूसरा है समाजवादी। भारतीय समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। किसका मिला जुला रूप है? मार्क्सवाद और गांधीवाद का, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 ने हालांकि भारत के समाजवादी परिप्रेक्ष्य को थोड़ा लचीला बनाया है। कौन सी नीति ने? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की आर्थिक नीति 1991 ने क्या किया है? भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। नेक्स्ट है पॉइंट तीसरा, धर्मनिरपेक्ष। इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ऐड किया गया। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। चौथा पॉइंट है लोकतांत्रिक। प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष ऐसे लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं। परिप्रच्छा, रेफरेंडम, पहल इनिशिएशन, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना रिकॉल, जनमत संग्रह प्लेबिसाइट। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। ऐसे लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। कौन सा? प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष को यह 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द को इस्तेमाल विस्तृत रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल किया गया है। प्रस्तावना में प्रयोग किया गया अगला शब्द है 5वां, गणतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो राजशाही और दूसरा गणतंत्र। राजशाही में क्या है? उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, वंशानुगत, जैसे ब्रिटेन में। और गणतंत्र में गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका। ब्रिटेन में जो है क्या है? राजशाही तंत्र है, वंशानुगत, और अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किसका? राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 6ठा शब्द है प्रस्तावना का न्याय, जस्टिस। ये भी प्रस्तावना का मुख्य शब्द है, न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। इसका मतलब है समाज में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं की स्थिति में सुधार। आर्थिक न्याय, इसमें है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय और संपत्ति असमानता को दूर करना शामिल है। संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना। अगला है राजनीतिक न्याय। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वे राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को लिया गया है 1917 की रूसी क्रांति से। कहाँ से लिया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है प्रस्तावना में। अगला है 7वां, स्वतंत्रता। अगला शब्द है प्रस्तावना का मुख्य शब्द स्वतंत्रता। इसका अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कोर्ट कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। किसके हनन के मामले में? इनके। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। किसके जरिए? प्रस्तावना मौलिक अधिकारों के जरिए। फिर इनके हनन के मामले में क्या होता है? कोर्ट या कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। हमारी प्रस्तावना को स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को लिया गया है।
किससे लिया गया है? हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को। तो ये लिया गया है 1789 1789 की फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से? 1789 की फ्रांस की क्रांति से लिया गया है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को, 1789 की। अगला शब्द है 8वां समता। ये जो समता शब्द है ये प्रस्तावना का ये भी प्रमुख शब्द है। इसका अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। क्या है इसमें समता में? इसका अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध इसमें किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को इज्जत और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल है: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। वे मौलिक अधिकार जो नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं कौन से हैं? वे हैं, एक तो है पहला विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। दूसरा धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर निषेध, अनुच्छेद 15। तीसरा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। चौथा है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। पांचवा उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। ऐसे उपबंध जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हैं, ऐसे उपबंध: पहला धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 325 में दिया गया है। ये क्या है? राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हैं ये उपबंध, अनुच्छेद 325। दूसरा है अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान, अनुच्छेद 326। ये राजनीतिक समता से संबंधित है। राजनीतिक समता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 326। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान, वयस्क मताधिकार मतदान। और अब है आर्थिक समता का उपबंध। यह अनुच्छेद 39 में किया गया है। महिला और पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन व समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। ये उपबंध आर्थिक समता के लिए किए गए हैं। 9वां शब्द है प्रस्तावना का प्रमुख शब्द बंधुत्व, भाईचारे की भावना। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का भी कहता है। इसमें मौलिक कर्तव्य कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ के आपसी भाईचारे की भावनाओं को प्रोत्साहित करेगा। हर भारत का नागरिक। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व को 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा, एक तो व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था।